है एमकेएसएस से जुड़े श्रीमती सुशीला देवी जी, जिनसे अपन आज आरटीआई जो मेला है वो लगा है यहाँ नर्बतखेड़ा के पास, उससे लेकर और आरटीआई कानून से लेकर बहुत कुछ जानकारी इनसे आज जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सबसे पहले मेरा आपको ये पूछना रहेगा कि आरटीआई आंदोलन जो है कहते हैं ब्यावर की यहाँ पावनदरा से शुरू हुआ था, उस समय आप कैसे इससे जुड़े थे और कब जुड़े थे? मैं वैसे आरटीआई आंदोलन से पहले से मेरा रुझान है इसमें जी। तो मैं अरुणा जी जब यहाँ ब्यावर में आके आंदोलन पे की जो बातचीत हुई हमारे साथ में, तो फिर हमने ये सोचा कि यार जो महिला एक तमिलनाडु से जन्मी है वो आके अगर हमारी धरती पे आके आंदोलन की बात आरटीआई की बात कर रही है तो फिर हम तो लोकल है, हम क्यों नहीं करें, हमें भी करना चाहिए। और ये कानून कोई हम एक दो लोगों के लिए नहीं बना है, बनेगा ये बनेगा तो पूरे देश के लिए बनेगा, तो इसलिए मेरा शुरू से इसमें बहुत रुझान रहा है। आज नर्बतखेड़ा की इस धरती पर जो आरटीआई मेला लगा है जी, किस तरीके से आप ये यहाँ कहाँ से लोग आए हैं और आप इस मेले को किस तरीके से देखते हैं? यहाँ तो बहुत मतलब हिंदुस्तान के हर कोने से लोग आए हैं आज जी। और यहाँ अपने जो ब्यावर जिले के लोग भी काफ़ी आए हैं और अन्य जिले के लोग भी काफ़ी आए, तो ये बहुत बड़ा एक आरटीआई मेला लगा था आज। अन्य राज्यों से कहाँ से पधारे? जैसे तमिलनाडु है, कश्मीर है, उड़ीसा है जी। और मराठी बोलने वाले लोग हैं, ये काफ़ी लोगों जगह से लोग आए हैं। लगभग कितनी संख्या रही होगी आज? अब संख्या नहीं सकते, लेकिन संख्या तो बहुत ज्यादा 1500-2000 के आसपास रही संख्या। आप मगरे के ग्रामीण परिवेश से मैं जानना चाहूँगा कि आरटीआई ने हमारे मगरे को लेकर और हमारे मगरे में किस तरीके से आरटीआई ने फायदा पहुँचाया और आपके पास ऐसे कोई अनुभव आए हों? देखो आरटीआई तो एक लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है जी, लोगों के लिए आरटीआई है जी। और अगर आरटीआई है तो उसमें लोगों का काफी फायदा है जी। आरटीआई को अगर जो काम में लेते हैं तो बहुत बड़ा फायदा है। अब एक ये हथियार मिला है, उसको हम कैसे यूज करें वो अपने ऊपर है कि हम उसको काम में लें या नहीं लें। तो हमें एक कम से कम एक देखने का अधिकार तो मिला है कि हम किसी कागज को देख तो सकते हैं, नहीं तो कभी ये था ही नहीं कि हम किसी कागज को देखें सरकारी को। तो आज तो हमें बहुत बड़ा एक हथियार मिला है, तो हम उसको यूज करें, देखें, और वो बिल्कुल ग्रामीण लोगों के लिए ही सबसे ज्यादा फायदेमंद है। मैंने सुना कि आप आपकी पढ़ाई कहाँ तक हो रखी है? जी, मैंने पढ़ाई तो तीसरी चौथी तक पढ़ाई की है। मैंने ये सुना कि आपने पढ़ाई बहुत मतलब तीसरी चौथी करी, लेकिन आप जिस तरीके से बात करते हैं और जो जिस मुद्दे को उठाते हैं वो ऐसे मुद्दे तो ग्रेजुएट होता है उस तरीके से उठाते हैं। तो आरटीआई कानून जैसा आपके समझ में आया उसी तरीके से मगरे के अंदर लोगों को किस तरीके से समझ में आया होगा और किस तरीके से उन्होंने इसका लिया है? देखिए, अंदर तो ऐसा है कि देखो लोगों को एक आरटीआई एक अंग्रेजी शब्द है जी, तो आरटीआई लोगों अंग्रेजी शब्द गांव में नहीं समझ में आता है। उनको ये समझाना पड़ता है कि आपका नाम किसी मस्ट्रोल में है या नहीं है। अच्छा। हाँ, उसने वो कहते हाँ मेरा नाम आ गया, दूसरे ने कहा नहीं मेरा नाम था ही नहीं मस्ट्रोल के अंदर, तो साफ समझ में आ जाता है कि ये आरटीआई का कानून है। तो वो उनकी भाषा में समझते हैं। अगर मैं उनको ऐसे बोलूँगा आरटीआई तो वो नहीं समझेंगे। उनको उनकी भाषा में समझा दो, उनके हित के काम के बारे में समझा दो, वो झट समझ जाएंगे। लेकिन अगर हम उनको जाके ये कहेंगे आरटीआई तो वो नहीं समझे। लेकिन समझते सब है, ये जरूरी, मैं इसको नहीं मानती हूँ कि पढ़े लिखे लोग ही आरटीआई को समझते हैं। आरटीआई को अनपढ़ लोग भी अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन उनको समझाने वाला होना चाहिए। आप जैसे ग्रामीण गाँवों के अंदर जाते हैं, ग्राम पंचायतों के अंदर जाते हैं, क्या लगता है आपको यहाँ भ्रष्टाचार को किस तरीके से देखते हैं आप? किस तरीके से यहाँ फर्जीवाड़ा होता है? आपने कभी अनुभव किया होगा इस चीज़ को? देखो, मेरा जो अनुभव है मैंने देखा है, मैंने काफ़ी आज के 25 साल पहले भी देखा है, 30 साल पहले भी देखा है कि जब तक जो असली चीज़ होती है वो कागजों में होती है। जी। आप मुँह से कितना भी बता दो वो बात सही नहीं होती है। जी। बात होती है कागजों में क्या लिखा हुआ है। जी। और जो गड़बड़ होती है वो कागजों में होती है, कागजों के अंदर। जब कागज सामने आ जाते हैं तो तस्वीर साफ हो जाती है कि कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। और
आरटीआई आने से यह नहीं कह सकते कि आरटीआई आ गई तो पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो गया जी। ये भी नहीं है जी। क्योंकि जब तक लोग काम में नहीं लेंगे जी। तब इस कानून का उपयोग जब तक नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। क्योंकि लोग तो वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले भी खूब लोगों ने लड़ाई करी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और अब यह है कि आरटीआई कानून आ गया, इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। बात यह है कि इससे काफी जगह अंकुश लग गया, काफी चीजों पे लोग थोड़ा घबराने लगे, करने से पहले सोचने लग गए कि आज मैं अगर ये कर तो रहा हूँ, लेकिन 5 साल बाद में भी अगर लोग मेरे से कोई पूछेंगे कि ये कागज बताओ तो मैं फंस जाऊंगा। वो लोगों के मन में एक थोड़ा डर बैठ गया। हाँ। हमने देखा है कि जैसे आपने ये बात की बहुत की डर का है, लेकिन कई जगह पे ऐसा है कि कानून के बाद भी, क्योंकि वहाँ के लोग इस कानून का उपयोग नहीं करते हैं, तो इस कमजोरी का फायदा उठा के वहाँ दबा के भ्रष्टाचार होता है। तो मगरांचल के अंदर आप इस भ्रष्टाचार को किस तरीके से देखते हैं और किस किस विभाग के अंदर आप ज़्यादा देखते हैं, किस किन संस्थाओं के अंदर ज़्यादा देखते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, पटवार या राजस्व विभाग, पुलिस थाना, किस जगह आप इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा आपको देखना पड़ा है? ये तो आप कहीं भी देख लो जी। मैं ये नहीं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं ले सकती जी। मैं आप कहीं भी देख लो, भ्रष्टाचार तो सब जगह जी। आप किसी भी दफ्तर में देख लो, किसी ऑफिस में देख लो, और नीचे की इकाई से लेके आप ऊपर तक देख लो, भ्रष्टाचार तो हर जगह है। जी। लेकिन बात वही है कि लोग पूछने वाले कितने जी कि ये क्यों हो रहा है, हमें कागज दिखाइए, आपने किस जगह क्या किया है। तो मगरे के अंदर इस बात को लेकर कितने लोग जागरूक हैं? आपने देखा मगरे में जागरूक हैं या नहीं है? इस मंगरे में लोग जागरूक है, तभी तो आरटीआई कानून आया। जी। मंगरे के लोगों ने लड़ाई लड़ी है जी। वही अनपढ़ लोग जी, वही अनपढ़ मेरे जैसी महिलाएं जी, जिसको लोग घाघरा पलटन कहते थे जी। जब हम आंदोलन में बैठे थे तो ये लोग कहते थे कि ये घाघरा पलटन कभी कानून नहीं बनवा सकती, आरटीआई बहुत बड़ा कानून है। अच्छा, यानी कि आप जब इस आंदोलन से जुड़े थे, आंदोलन जब अपने संघर्ष में था तब इस तरह की बातें कही जाती थी कि ये घाघरा पलटन है और इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। हम चांद गेट पे बैठे थे जी, उस टाइम कुछ लोग आए थे जो बुद्धिजीवी लोग ही कह सकते हैं उनको जी जी। तो उन्होंने ये कहा था कि आप अरुणा जी तो एक पढ़ी लिखी महिला है, अंग्रेजी बोलती है, साड़ी पहनती है और आईएएस की नौकरी छोड़ी हुई है, आईएएस में काम कर चुकी है। निखिल डे है जो एक बहुत अच्छी पढ़ाई करके आया है। तो ये तो अगर कानून की लड़ाई लड़े तो समझ में आता है आरटीआई के लिए, बाकी तो ये सब घाघरा पलटन है गाँव की, तो ये कानून दो लोग नहीं लड़ सकते, इनके लिए ऐसे ही लोग होने चाहिए सब पढ़े लिखे। तो हमने फिर उनको कहा कि साहब ऐसा, ये बात तो आपकी सही है कि हम तो अनपढ़ हैं और घाघरा पलटन है, लेकिन ये हमारा राजस्थानी ड्रेस है, लेकिन हम समझते सब है। ऐसा नहीं है कि हम अनपढ़ है तो हम कानून सूचना के अधिकार के बारे में नहीं समझते। और अरुणा जी और निखिल डे अकेले नहीं है, ये जितनी घाघरा पलटन बैठी है ना, ये सब इनके साथ है। और जब तक लड़ेंगे जब तक ये कानून नहीं बनेगा जी। और जब ये कानून बन गया ना तो वो लोग फिर वापस आए, उन्होंने कहा अरे अरुणा जी आपने तो कानून, हमने तो सोचा ही नहीं था ये कानून बन जाएगा, आपने तो कानून बनवा दिया। तो मैंने उनको कहा कि साहब घाघरा पलटन ने कानून बनवा दिया, आपको भी कहीं सूचना लेनी है तो अर्जी लगा दीजिए। ये बात हाँ मैंने कही थी कि घाघरा पलटन ने कानून बनवा दिया है, आपको कहीं सूचना चाहिए आपको भी, तो आप भी अर्जी लगा दीजिए। आरटीआई कानून को लेकर आप मगरा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ताकि मगरे में भ्रष्टाचार जो है वो उस पर अंकुश लगे, रोकथाम हो, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें हर चीज़ पे निगरानी रखनी पड़ेगी जी, हमें हर चीज़ पे निगरानी रखनी पड़ेगी। और हमें हर जो हमारे जितने भी हमारे गांव में विकास के काम होते हैं उस पे हमें निगरानी रखनी पड़ेगी, और उसको उसके मैंने हमारे को वो कागज़ देखनी पड़ेंगे जी, कि अगर मैं हमारे गांव में कोई स्कूल बनी है जी, स्कूल में क्या मटेरियल लगा है जी, किस तरह का लगा है जी, और कितने पैसे सैंक्शन हुए हैं जी। अगर वो मान लो वो पैसे अगर उस पर मान लो 1 करोड़ रुपए पास हुए और उसमें 50 लाख ही लगे जी, तो क्या वो स्कूल हमारे बच्चों के पढ़ने लायक होगा? अगर कोई हॉस्पिटल बना तो उसमें कितने पैसे लगे, अगर पैसे का आधा हिस्सा लगा तो क्या उस हॉस्पिटल में पेशेंट रुक पाएंगे? तो हमें वो देखना पड़ेगा और हर चीज़ पे हमें निगरानी रखनी पड़ेगी। क्यों? कि वो हमारे लिए बन रहा है, हमारे बच्चों के लिए बन रहा है वो स्कूल,
जो हॉस्पिटल बन रहा है वो उसमें हम जाएंगे दवाई लेने के लिए। कहीं ऐसा नहीं है कि वो कहीं गिर जाए, स्कूल ऐसा नहीं है हमारे बच्चे की कहीं कोई दिक्कत हो जाए। तो हमें हर चीज़ की निगरानी रखनी पड़ेगी और हमें जागरूक होना पड़ेगा। सड़क और सारे सभी चीजों को जो सड़क जो आज हमारे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं जी सड़कों की वजह से, कि सड़क बहुत अंदर गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र में सड़क है इतनी मतलब खराब हो चुकी है, क्या उसमें गाड़ी लेके कोई चलेगा तो अगर कोई गिर गया बाई चांस तो क्या वो बच पाएगा? और वो सड़क बनी है तो किसके लिए बनी है? हमारे लिए ही तो बनी है, तो फिर वो घटिया क्यों? अगर उसमें जो सैंक्शन होते हैं पैसे अगर वो पूरे लग जाए तो अच्छी बनेगी, अच्छी सड़क बनेगी, अच्छी सड़क बनेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं? और काफी टाइम तक मजबूत रहेगी जी। इसको लेकर कोई बाहर से तो आएगा नहीं, खुद को ही जागरूक होना। और खुद के गांव में बनी है, खुद के गांव में बनी है तो खुद को और हमारे लिए बनी है जी। तो फिर वो घटिया क्यों बने जी? वो तो हमारी जिम्मेदारी है ना, जागरूक रह के उनको देखने की, निगरानी करने की तो हमारी जिम्मेदारी है। आपका इतना लंबा आपने समय दिया, आप जनता से जुड़े हुए रहते हैं, कभी आपको कोई ऐसा मामला आपके सामने आया जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ हो, आपने उसका कोई आपके पास फरियाद लेके आया हो, या कभी आपने भ्रष्टाचार का सामना किया क्या? जी मैंने एक 2003 की बात है, 2003-4 की बात है, इतना मेरे को भी याद नहीं है, उम्र हो गई है मेरी भी 60 साल जी। तो एक इसका फॉरेस्ट का मामला था जी। तो वहाँ लेबर लगाई गई थी, तो लेबर तो लगानी थी उनको 250 के लगभग, और उन्होंने लेबर लगा दी 350 जी लेबर। अब वो पैसे उनके जो न्यूनतम मजदूरी थी वो उनको नहीं दे पा रहे थे, तो वो 350 लेबर मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि हमारा 1 महीने का पैसा है और वो हमें आधी मजदूरी दे रहे। तो मैंने कहा क्यों? कि वो कह रहे कि मजदूरी यही मिलेगी आपको। तो मैंने उनसे रेंजर साहब से बात की कि साहब मामला क्या है ये मैटर, आप इनको लगाए तो मजदूरी तो पूरी दीजिए। उन्होंने पेड़ लगाने का काम किया था बारिश में, तो उनको मजदूरी पूरी दो, 8 से 5 काम करवाए। तो उन्होंने कहा नहीं दे सकते, तो वो 350 लेबर वहाँ बैठ गई फॉरेस्ट विभाग के सामने, और उन्होंने कहा कि जब तक हमारा पेमेंट नहीं होगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ बैठे रहो, क्या फर्क पड़ता है, बैठे रहो, सगार के शाम को चले जाओगे। उसमें 250 महिला थी, 100 पुरुष थे, 350 लोग थे। तो फिर मैंने उनका पूरा मैटर समझा कि ये मैटर है क्या। तो उन्होंने कहा कि मैडम बात ये है कि हमारे को लेबर तो लगानी थी कम, बजट इतना नहीं था और हमने लेबर लगा दी ज्यादा। तो फिर मैंने कहा साहब लेबर की तो कोई गलती नहीं है, गलती तो आपके डिपार्टमेंट से हुई है, लेबर ने तो काम किया, पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा पूरा इनका। तो क्या नहीं कर सकते? मैंने कहा करना पड़ेगा पेमेंट। तो उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे, अब आप जाओ, आपसे हो गए जो देख लो क्या करना। तो मैंने कहा ठीक है, आप नहीं कर रहे हो तो मैं एक अर्जी लिख रही हूँ सूचना के अधिकार के तहत कि आपके उसमें कितने पैसे पास हुए थे और कितने लग चुके हैं और कितने है जो पेमेंट लेबर का बाकी है। तो मैंने एक अर्जी लिख के उनको पकड़ा दी कि ये मेरे को 15 दिन के अंदर, 1 महीना का टाइम पीरियड है, इसमें आप ये सूचना मेरे को प्राप्त करा देना कि भाई आपने ये 350 लेबर का पेमेंट है जो क्यों रोक रखा है। तो मैंने वो अर्जी उनको पकड़ा दी। जैसे ही उनको अर्जी पकड़ाई और उन्होंने तो अंदर, वो 5 लोग अंदर गए पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, हम बाहर बैठे 350 लेबर के साथ, तो अंदर जाके क्या बातचीत की, उन्होंने कहा मैडम हम 7 दिन में पेमेंट कर देंगे। अच्छा, आरटीआई केवल आपने आरटीआई की एप्लीकेशन ही लगाई, उनके हाथ में ही दी मैंने तो, और उन्होंने सरेंडर हो गए कि हम, वो अंदर गए 5 लोग कि हम अंदर जाके बात करके आते। मैं आराम से की थी बात। तो उन्होंने कहा कि अंदर से बाहर आके कहा कि मैडम हम पेमेंट कर देंगे और हमें 7 दिन का टाइम दो, और इनका पूरा जितना पेमेंट है 350 लेबर का वो कर देंगे, और आपके सामने करेंगे, और आपको भी आना पड़ेगा उसमें जब हम पेमेंट करें। उस टाइम केस चलता था, ऑनलाइन नहीं था, ऑनलाइन। हाँ, तो क्या हम जब पेमेंट करें तो आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, ये 7 दिन का टाइम आपका, 8वें दिन हमारा है, ये आप ये मत समझना हमने आज अर्जी आपको दे दी, आपने हाँ बोली तो हमारी कैंसिल हो गई, अर्जी फिर भी लग सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम 7 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे। तो फिर उन्होंने ये गोल नीमड़ी है या गोल नीमड़ी है ना, वहाँ उन्होंने उस 350 लेबर को इकट्ठा किया, मेरे को भी बुलाया, हम भी गए वहाँ पे। गए, हमारे सामने उन्होंने पूरी उनको न्यूनतम मजदूरी का पूरा भुगतान उनको किया 350 लेबर का। तो यानी कुल मिला के उस समय अधिकारी झूठ बोल रहे थे कि भाई हमने 250 लेबर का ही किया है, और इस तरह से वो घपला करके अपना जेब भर रहे थे। तब आपने बात उठाई, आरटीआई कानून का उपयोग किया, तब उनको ये लाभ मिला। तो जिस तरीके से मैडम ने बात करी है,
अगर हम अपने अधिकारों को लेकर, इस कानून को लेकर अगर पूर्ण रूप से जागरूक हो जाएं, हम खुद मांग करने लगे अपने काम के लिए, अपने खुद के लिए, तब इस आरटीआई का जो है वो सार्थक परिणाम हमारे सामने आएगा। आप एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसा आपने भी बताया है मगरांचल की प्रशासनिक व्यवस्था को, तो आप मगरांचल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? क्या लोगों का काम यहाँ समय पे होता है, या क्या लोगों की सुनवाई होती है या नहीं होती? आपने मगरे का अनुभव है आपका, तो आप उस अनुभव के आधार पर बताएं कि मगरे में प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की है। देखो, प्रशासनिक व्यवस्था तो काफ़ी जगह ठीक भी है जी, और काफ़ी जगह ठीक नहीं भी है जी, अच्छे सब अधिकारी खराब नहीं होते जी, मैं ये भी कहती हूँ कि सब अधिकारी, काफ़ी अधिकारी है जो अच्छे भी होते हैं, जो जनता को जनता की भावना को समझते हैं, उनको धरातल को रहने वाले लोगों के बारे में समझते हैं कि ये किस जिंदगी में जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, और इनका काम कितना जल्दी होना चाहिए ताकि इनको फायदा पहुंचे। तो ऐसे लोग भी है, तो काफ़ी जगह उनका काम हो भी जाता है, और काफ़ी जगह है जो लोग चक्कर भी खिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार गए उनका काम कर दिया, वो उन कागजों के जाल में उनको ऐसे फंसा देते हैं कि वो घूमर बन जाते हैं, बस घूमते रहते हैं उस कागज को लेके। लेकिन काफी अधिकारी ऐसे हैं जो उनका काम तुरंत के अभी का भी होना चाहिए, तो वो अभी का भी हो जाता है। जो काम अभी होना चाहिए वो 5 दिन बाद में क्यों? अधिकारी जब ठीक होते हैं, ऊपर वाले ठीक होते हैं, तो नीचे वाले सही ठीक नहीं होते। अगर नीचे वाले ठीक है तो ऊपर वाले ठीक नहीं होते, तो वो बात वहाँ मैटर वहाँ फंस जाता है। एक अधिकारी, मैं अकेले ईमानदार हूँ, लेकिन मैं अकेले ईमानदार होने से कुछ नहीं होता। मेरे साथ में जो मेरी चेन बनी हुई है वो पूरी ईमानदार होगी, तब लोगों का काम फटाफट होगा। जो भ्रष्टाचार करते हैं और जो लोगों का काम समय पे नहीं करते हैं, लोगों को चक्कर कटवाते हैं, ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या, अगर मेरे माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से वो अगर सुन रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि भाई आप जनता के लिए, आप जनता के नौकर हैं जी। पहली बात जी, आप अफसर नहीं है जी, आप जनता ने आपको चुना है जी, और आप सरकारी हो चाहे वो कोई भी हो, लेकिन आप जनता के नौकर हैं। आपकी जनता के पैसों से आपका भुगतान होता है तो आपके अधिकारी तो जनता है जी, तो आप अधिकारियों का काम पहले करो जी। आप अधिकारी, आप वो अपने आप को वो यही कहते हैं कि मैं तो इस सीट पे बैठा हूँ तो मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, एक्चुअली है वो पब्लिक के नौकरी, तो वो पब्लिक को जनता अधिकारी, तो वो जनता को उसी भावना से उनके साथ में काम करे ताकि जनता उनको कभी गलत नहीं समझे, और जनता की नजरों में भी अच्छे इंसान रहे, और जनता उनको हमेशा ये कहे कि ये अधिकारी है जिसने बहुत अच्छा काम किया जी। आरटीआई का जो आज मेला है, 20 वर्ष हो गए इसको, आपकी तरफ से एक मगरे को कोई संदेश, मगरे के लोगों के लिए संदेश? हाँ, मगरे के लोगों के लिए संदेश ये है कि ये आरटीआई का मेला है, ये बहुत मुश्किल से ये कानून बना है, और ये आज जो मेला लगा है, ऐसे हमारे मेले जो लगते हैं, हमारे मेले अलग लगते हैं गाँव में। डोलर चक्री झूले वाले मेले लगते हैं, वो भादवे के महीने में, सितंबर के महीने में लगते हैं। लेकिन ये मेला जो लगा है वो उससे कहीं ऊपर मेला आज, जो हमें पूरे देश को दिखाता है ये मेला जी। बिल्कुल, हमारे जो बढ़ता है वो एक गांव में बढ़ता है, लेकिन ये जो मेला है ये पूरे देश को दिखाता है, इसकी व्यवस्था को दिखाता है, इसमें जो कमियां है उसको उजागर करता है। तो ये मेला एक्चुअली एक हमारा मिलन सबका एक साथ हुआ आज, लेकिन ये एक अलग तरह का मेला है जी। उस तरह का मेला नहीं है जी। लेकिन ये बहुत अच्छा मेला है, और लोगों को जुड़ना चाहिए इस मेले में, लोगों को इस चीज को भी काम में लेना चाहिए जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुशीला देवी जी, जो एमटीसी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और जनता के काम को लेकर हमेशा एग्री रहते हैं और हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो कोई भी काम हो, चाहे पेंशन हो, चाहे पालनहार हो, चाहे नरेगा हो, तो आपको मैडम ने ये भी बताया है कि किस तरीके से हमें अपने आरटीआई कानून का उपयोग करना है और हमें अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होना है। धन्यवाद आपका।